हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। और इन दिवालियों की छुट्टियों में हम लेकर आए हैं पंचवर्षीय योजनाओं के 12 वीडियो की श्रृंखला। क्योंकि अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 में कंप्लीट हुई है। 2017 के बाद मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर 3 प्रकार की अलग अलग अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक योजनाओं जैसे प्रोग्राम लाए हैं। और 2014 में वैसे आप जानते होंगे कि योजना आयोग के समापन के साथ ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अब नई एनडीए की जो सरकार होगी वो नए प्रकार के विकास के कार्यक्रम और नई प्रकार के आर्थिक विकास के लिए कुछ मॉडल लेकर आएगी। पर आइए जानते हैं कि भारत के इस लंबे इतिहास में आजादी के बाद विशेष करके जिस प्रकार का आर्थिक विकास हुआ है, उन आर्थिक विकास में सबसे बड़ा जो जिम्मेदार फैक्टर है वो है पंचवर्षीय योजनाएं, फिफ्थ ईयर प्लान। इन फिफ्थ ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो ये जो फिफ्थ ईयर प्लान थे ये रूस से प्रेरित थे। भारत की आजादी में जो राष्ट्रवादी नेता थे वे रूसी क्रांति से प्रभावित थे, समाजवादी विचारधारा से काफी ज्यादा वो परिवर्तन देख चुके थे। और इसी के आधार पर जब भारत को आजादी मिली, संविधान लागू हुआ, तब रूस के मॉडल पर ही, क्योंकि रूस में भी इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयत्न किया जाता था, तो भारत सरकार ने भी सोचा कि हम भी इसी आधार पर जल्द से जल्द भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में विकास के बेहतर परिणाम ला सकते हैं। और इसी श्रृंखला में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। आइए हम भी शुभारंभ करते हैं। संक्षिप्त में आप लोगों को बता दें कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एमके लाइव रिफर कोड आपको अधिकतम छूट, अधिकतम डिस्काउंट उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के जीएस के सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल या कोई और भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको 18 से ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं, जहां पर आप एम के लाइव रिफर कोड का उपयोग करके अपने फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नया चैनल यूपीएससी सीएसई प्रो एक्सक्लूसिव हमारे वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 2 दिसंबर से हम लेकर आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का फ्रेश बैच, जीरो से स्टार्ट होने वाला बैच। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान से ही अखिल भारतीय कांग्रेस के युवा नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि रूस की क्रांति और उसके समाजवादी मॉडल से प्रभावित थे, जिसकी अभिव्यक्ति हमें नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी प्राप्त होती है। नीति निर्देशक तत्वों में भी समाजवादी तत्वों को समावेशित किया गया है। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत की नवगठित सरकार ने भी रूस के समाजवाद मॉडल का अनुसरण करते हुए भारत में समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया। पहले लोकसभा चुनाव के बाद नवगठित सरकार ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास को विकास को बेहतर करने के लिए इन पंचवर्षीय योजनाओं को एक अच्छा विकल्प माना। और इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के माध्यम से भारत में योजनाबद्ध तरीके से विकास का विकल्प चुना गया। आइए पहली पंचवर्षीय योजना पर बातचीत करते हैं। इस योजनाबद्ध विकास का पहला चरण हमें पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में प्राप्त होता है। यह योजना कब से कब तक चली तो 1951 को यह पंचवर्षीय योजना शुरू होती है और 1956 को इस पहली पंचवर्षीय योजना का समापन होता है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, तो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इस योजना में कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया क्योंकि उस समय खाद्यान्न की कमी प्रमुख समस्या थी।
हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब भारत आजाद हुआ था। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भारत के पास पर्याप्त पोषक तत्व भी नहीं होते थे। हम कहेंगे कि सामान्य रूप से अनाज भी नहीं होता था। तो इस योजना में कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से लक्ष्य बनाया गया। प्राथमिक जितने भी प्राथमिक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं अर्थव्यवस्था में, उसको मजबूत करने के लिए इस योजना के तहत सरकार ने कई प्रकार के योजनाओं को अंजाम दिया। इस योजना में खास करके लक्ष्य रखा गया था कि हम अपनी आबादी के लिए जितनी आवश्यकता है उतना अनाज उत्पादित कर सके। भले ही वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास किया गया था। क्या प्रमुख लक्ष्य थे? खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मुद्रास्फीति कुछ ज्यादा ही थी आजादी के बाद, और विशेष करके भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने शरणार्थियों की समस्या को भी जन्म दिया था। तो शरणार्थी जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे, उनका पुनर्वास करना भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। 7 मुख्य क्षेत्रों के लिए पैसा सरकार ने, जो भी अपने पास धन था, अपने पास जितने संसाधन थे, वो 7 बड़े क्षेत्रों में बांटे। सिंचाई और ऊर्जा, मतलब बिजली से जुड़े हुए और सिंचाई से जुड़े हुए, नहरों से जुड़े हुए कार्यक्रम। यातायात और संचार, मतलब परिवहन पर। कृषि और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, किसानों के कल्याण के लिए। सामाजिक सेवाओं में शुरुआती सेवाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी। फिर उद्योग पर हल्का पुल्का ध्यान दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से कृषि और भूमि सुधार इस समय बहुत जरूरी हो गए थे। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र बच गए थे, जहां उम्मीदें ज्यादा लग रही थी कि हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, जहां पर हम कह सकते हैं कि छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों पर फोकस किया गया था। योजना का जो मॉडल था, उस मॉडल का नाम था हेरोल्ड डोमर मॉडल। एक्चुअली हेरोल्ड और डोमल, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इसके विकास की क्या तरीके रहेंगे, किस प्रकार से हम अपने लक्ष्यों को अचीव करेंगे, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी, सब तय किया था। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया प्रारंभ, ताकि राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना। इसके जो मुख्य बिंदु थे, अच्छे मानसून के लिए किस प्रकार से मानसून के पानी को रोका जा सकता है, सिंचाई परियोजना में निवेश, भाखला नांगल बांध जैसे या हीराकुंड बांध जैसी कल्पनाएं शुरू की गई थी। एक तरीके से इस तरीके के बातों पर गौर किया जा रहा था, क्योंकि उसी समय अमेरिका में भी टेन्सी नदी पर बांध बनाए गए थे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू हुई थी। उन्हीं की देखा देखी में भारत में भी कुछ कल्पनाएं शुरू हुई थी। डब्ल्यूएचओ की सहायता से शिशु मृत्यु दर को अंकुश करना, और इनडायरेक्टली जनसंख्या इससे बढ़ने लगी, क्योंकि मृत्यु दर जब कम हो जाएगी तो जन्म दर अभी भी उतनी ही बनी हुई थी, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। सबसे सकारात्मक पहलू इस पंचवर्षीय योजना का था कि हमने जीडीपी का लक्ष्य रखा था 2.1%, लेकिन जीडीपी का जो लक्ष्य रखा था और जो परिणाम प्राप्त हुए, वो 3.6% था। और इस दृष्टिकोण से अगर इसका विश्लेषण किया जाए, तो पहली पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को न केवल सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाई थी, बल्कि अभी तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के मामले में सबसे अग्रणी है। और इसी कारण से पहली पंचवर्षीय योजना से उत्साहित होकर 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए हमारी सरकार ने अपने कदम बढ़ाए। और इसी पहली पंचवर्षीय योजना के कारण ही सरकार को विश्वास हुआ कि हम यदि इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे, तो निश्चित ही भारत के जितने भी समस्याएं हैं, बहुत ही कम समय में हम उनका निराकरण कर सकते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा जरूरी रहा है। अपने अनुमानित लक्ष्य से ज्यादा लक्ष्य हासिल किया था। और इस पंचवर्षीय योजना का जो मेन मकसद था, आत्मनिर्भरता, विशेषकर अनाज के मामले में। अगली क्लास में हम देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना और उससे जुड़े हुए हर पहलुओं को। जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एमके लाइव रिफर कोड जरूर यूज करिए। बाय।